अगर आप अपने इस टारगेट के प्रति सच्चे हो, अगर आपके मन में आग है कि नहीं, कोई औरत, या दूसरा समझ लीजिए ये आग है कि कोई औरत शाम ढलने के बाद अपने घर से निकलते वक्त डर ना महसूस करे। आप एक दिन एनजीओ चला लो, दूसरे दिन आंदोलन चला लो, अगर आप में सच्ची आग है तो तीसरे चौथे साल के बाद आपको राजनीति करनी पड़ेगी। इसलिए राजनीति युग धर्म, और चूंकि राजनीति युग धर्म है, चूंकि राजनीति इस देश में सबसे बड़े काम करने का अनिवार्य औजार है, इसलिए इस देश के सबसे बड़े बदमाश, सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े ठग राजनीति में जरूर आएंगे। और इसीलिए इस देश में बदलने की इच्छा रखने वाले आदर्शवादियों को, संतों को, इस देश के सब सच्चे अध्यात्म वाले लोगों को, और मैं मयंक भाई की तरफ देखता हूं कई बार, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मयंक भाई, आप सब लोगों को राजनीति में आना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। इसलिए राजनीति हम करें, और कम से कम अगले 50 साल के भारत की सबसे बड़ी क्रिएटिव फोर्स है, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। इस राजनीति की यात्रा में हमने अभी बहुत छोटे कदम लिए हैं। पिछले 2 साल का अरसा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत लंबा दिखता है, स्वाभाविक है। बच्चे को लगता है, मेरा बेटा जब 5-6 साल का था तो एक दिन उसने मुझे कहा कि जब मैं बच्चा होता था तब मैंने ये किया था। हमारी भी आजकल ये स्थिति है, 2 साल के तो हम हैं और हम सोचते हैं कि जब हम 1 साल के थे, जब मैं बच्चा होता था तब मैंने किया, उसके बाद तो मैं निराश हो गया, उसके बाद ये हो गया, वो हो गया। तो जैसे मेरे को अपने बेटे की बात सुन के हंसी आती थी, वैसे ही मुझे हमारी बातें सुन के हंसी आती है। तो खाली 2 साल के हम हैं, जस्ट शुरू ही तो हमने किया है। बहुत लंबी यात्रा पे हम निकले हैं। उस लंबी यात्रा में अगर उतार और चढ़ाव ना आए तो समझिए वो वास्तव की यात्रा नहीं है, फिर आपको कोई कमरे के अंदर झूला दे रहा है। सच्ची यात्रा में उतार आता है, चढ़ाव आता है, जोर से पटकनी भी मिलती है, नाक भी घिसी जाती है, आगे भी चलना पड़ता है। अगर ये नाक घिसी जाए ना 2-4 बार, एक आधी कोनी छिल जाए, हड्डी टूट जाए, तो एक बात का भरोसा हो जाएगा कि मैं सच्ची यात्रा कर रहा हूं, ये कोई फिल्मी यात्रा नहीं कर रहा। पिछले 2 साल में दोस्तों हमने वो सच्ची यात्रा की। हमने वो दिन भी देखे हैं जब लगता था पांव के नीचे जमीन नहीं है, आसमान के ऊपर पांव चलते हुए हमने देखे हैं, जैसे बादल के ऊपर पांव हमारे होते थे, था ना। और वो दिन भी देखे हैं जब घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है, देखे हैं ना हमने सच्ची यात्रा की है, सबने सच्ची यात्रा की है। सब कुछ मिला है, सीखा है, और जुमा 2 साल के तो हुए, क्या बड़ी बात है। और सीखेंगे नहीं तो कहां से आएंगे। एक चीज हमने हासिल कर ली है। मैं बार बार दोस्तों को कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करना एक रॉकेट को लॉन्च करने जैसी मामला है। आपने देखा होगा हवाई जहाज कभी भी चलता है, उसके बारे में ये गिनती विनती नहीं होती है, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 2.5 यूं करके देख रहे हैं। रॉकेट में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रॉकेट केवल 2 ही तरह चल सकता है, या तो सीधा ऊपर जाता है और आपके ग्रेविटी के बैरियर से बाहर निकल जाता है, ठाक करके बाहर निकल जाता है, या फिर वो यूं जाता है और चौथे सेकंड के बाद नीचे 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 खत्म। पॉलिटिकल पार्टी बनाना बिल्कुल यही खेल है, या तो आप ठक करके बाहर निकल जाएंगे या आप नीचे आके औंधे मुंह करेंगे। आम आदमी पार्टी की सबसे अनूठी उपलब्धि ये थी, और उसके लिए हम सबको हाथ उठा के अरविंद केजरीवाल का सैल्यूट करना चाहिए कि पहले हमारा जो दिल्ली का चुनाव था, जिसमें हमारी अग्नि परीक्षा थी, उस पहले ही चुनाव में हम ठक करके बाहर निकल गए। नहीं तो इस देश में सैकड़ों हजारों पार्टियां बनी हैं, आपको मेरे को नाम भी याद नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि जो पार्टियां फेल हो गई उसमें गंदे लोग थे, बहुत अच्छे लोग भी हुआ करते थे उनमें। इस आम आदमी पार्टी के रॉकेट जो लॉन्च हुआ, क्योंकि रॉकेट कभी भी हवाई जहाज जैसा नहीं होता कि धीरे 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 चढ़ा, वो चलता है।
आम आदमी पार्टी की ये एक उपलब्धि थी कि उसने वो जो ग्रेविटी का पुल था उसको तोड़ा। वो ग्रेविटी का पुल क्या है? पैसे का, साधन का, हमारे यहां जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसका, कि या तो आप सफल हो गए नहीं तो आप खत्म हो गए। तो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में अपने आप को उस वो जो पुल था गुमनामी का, कि नीचे आओगे गुमनाम हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कब्र में दफन हो जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें, उससे आम आदमी पार्टी बच गई। लेकिन उससे बाहर निकलते ही हम और ऊपर नहीं चढ़ पाए। उसके बाहर निकलते ही हम एक ऑर्बिट में आ गए, हम घूम रहे हैं, उतना ऊपर नहीं चढ़ पाए जितना हम कर रहे थे। अब हमें एक सेकंड इंजन की जरूरत है। हमेशा रॉकेट में यही होता है, आप एक बार ग्रेविटी पुल से बाहर निकल गए, फिर एक ऑर्बिट में जाके आप प्लेस हो जाते हो, उसमें घूमते रहते हो, फिर एक और इंजन फायर होता है तो फिर आप नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हो। कम से कम आप जमीन पे आके नहीं गिरते। आम आदमी पार्टी उस स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में चल रही है। मेरा पहला हमने कर दिया है और दूसरा हम 5 हफ्ते के बाद करेंगे। ये जो दिल्ली का चुनाव था, ये जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें हमने क्या हासिल किया? अखबार और मीडिया के हिसाब से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, खत्म हो गए। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई, और कई बार क्या होता है, अखबार इतना लिखते हैं कि हम भी उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। कई चीजों में हम अखबारों को देख देख के अपने बारे में राय बनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी के बारे में राय अपनी आंख से बनानी चाहिए। अखबार को पढ़ लेना चाहिए मनोरंजन के लिए, लेकिन अपने बारे में राय तो कम से कम, ऐसा तो नहीं होता ना। आप कभी अपने बारे में, अपनी पत्नी या बच्चे के बारे में राय न्यूज़पेपर पढ़ के बनाते हो? नहीं बनाते ना। तो अखबार पढ़ के हम अपने बारे में राय क्यों बनाते हैं? लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक अनूठा काम किया। हमने 430 कैंडिडेट खड़े किए। मैं इस देश के कई विकल्प के प्रयोगों में पहले रह चुका हूं, असफल प्रयोग में रह चुका हूं। गजानन खातू जी हमारे साक्षी हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं भाई सुभाष लोमटे को देख रहा हूं, कई हमारे साथी इस प्रयोगों में साक्षी थे। इससे पहले कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट में मैं रह चुका हूं जी। मेरी यही क्वालिफिकेशन है कि मैं इस सक्सेस से पहले कई फेल्योर का हिस्सा रह चुका हूं। कोई मुख्य धारा की पार्टियां नहीं थी, ऐसी पार्टियां थी जिनका नाम भी नहीं पता होगा। और ये आदर्शवाद के कई प्रयोग हुए थे इस देश में, मैं शामिल था। उनमें से उनकी अधिक से अधिक उपलब्धि ये थी कि कभी 10 कैंडिडेट खड़े कर देते थे, कभी 12 कैंडिडेट खड़े कर देते थे। 430 जगहों पे कैंडिडेट खड़े करना अकल्पनीय था इस देश के वैकल्पिक राजनीति के आंदोलन में। और 430 ऐसे वैसे नहीं। सच बात यह कि दिल्ली में जब टिकट हो रहे थे तब तो कुछ पता भी हमें नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने देश में घूमा है। उसमें से कई साथी आज हमारे बीच में बैठे हैं। इस देश के सार्वजनिक जीवन के बिल्कुल हीरे जैसे लोग हैं। जहां जहां गया लोगों ने हमारे कैंडिडेट से बाद में परिचय करवाया। कुछ मैं चुनाव के समय भी गया था, चुनाव के बाद भी गया। और मैं कह सकता हूं लगभग हर केस में, 100 में तो नहीं कहूंगा, झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन 100 में से 90 केस के अंदर जब जब हमारे उम्मीदवार से परिचय करवाया गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। मुझे लगा ये आम आदमी पार्टी का, अपने इलाके का सबसे ईमानदार अफसर, अपने इलाके का सबसे संघर्षशील कार्यकर्ता, अपने इलाके का आदर्शवादी नवयुवक, अपने इलाके का संघर्षशील कार्यकर्ता, अपने इलाके के मॉडल जो थे, उसको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार की तरह उतारा। वोट कितने मिले? मीडिया के हिसाब से कुछ नहीं मिले। 1,13,00,000 वोट मिले। आप ऐसा सोचिए, मैं इन्हें वोट की तरह नहीं देखता। देश में आंधी चल रही थी, उस आंधी में
1,13,00,000 लोग अपने आंख के ऊपर हाथ रख के गए और कहा ना सिर्फ झाड़ू देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। ये जो 1,13,00,000 थे, ये तो आपके कम से कम आधे वॉलंटियर तो थे। उनको तो जाके उनके घर पे मम्बरी दे देनी चाहिए भैया। जो आप इस आंधी के अंदर भी आप आम आदमी पार्टी को ढूंढते हुए गए, झाड़ू को ढूंढते हुए जो बटन दबा के आए, आप तो अपने आप आधे वॉलंटियर तो हो इस पार्टी के। करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको उस आंधी में विश्वास दिया और कार्यकर्ता न्यूनतम से न्यूनतम, मैं सोचता हूं, क्योंकि बड़बोलापन करना नहीं चाहिए, हम कोई मीडिया के लिए करने रहे, आपस में बात कर रहे हैं। जिस तरह के साथी यहां बैठे हैं, कम से कम 1,00,000 लोग इस देश में हैं, 1,00,000 वॉलंटियर ऐसे। और मैं उनकी बात नहीं कह रहा जो पोलिंग बूथ वाले दिन जाके बैठ गए थे, वो तो हम किसी दोस्त को करके कर देते हैं। जिन्होंने चुनाव प्रचार में अपना घर, दुकान, काम, बिजनेस का घाटा उठा के, अपनी जेब से पैसा देके, घर से कुछ गालियां सह के इस पार्टी के लिए काम किया, कम से कम 1,00,000 ऐसे पागल लोग देखते हैं। उन्हें पागल कह लीजिए, उन्हें बेवकूफ कह लीजिए, उर्दू में ज्यादा सुंदर शब्द है दीवाना। ये दीवाने, 1,00,000 दीवानों की फौज खड़ी की है इस पार्टी ने। देश और दुनिया बनाने का काम वो जो बस और ट्रक के अंदर भर भर के 1-1, 2-2 लाख की रैली करते हैं, वो 1-2 लाख देश दुनिया नहीं बदलते हैं। देश दुनिया को हमेशा पागल लोग बदलते हैं, समझदार लोग नहीं बदलते हैं। दीवाने लोग दुनिया को बनाते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कुछ भी हो, लेकिन एक यकीन दिला सकता हूं मैं आपको कि आज से 20 साल बाद जो हिंदुस्तान बनेगा, वो बनाने में इन 1,00,000 दीवानों को जिसने इस पार्टी ने खड़ा किया है, उनका हाथ जरूर है। हम उनके काबिल रह पाए ना रह पाए, ये हमारी परीक्षा है। हमें उस लायक बनना होगा कि उन दीवानों के काबिल हम बन सके, उन दीवानों को हमारे नेतृत्व में आस्था हो सके, हमें उसके काबिल बनना है। लेकिन इस पार्टी ने वो खड़ा किया है। इस पार्टी ने उन सवालों को इस देश में खड़ा किया है जिसको उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अडानी और अंबानी के बारे में इस देश का हर पत्रकार जानता था। ये जो रॉबर्ट वड्रा वाली फाइल थी, ये हमारे पास तो आखिर में आई थी, देश के 5 बड़े पत्रकारों के पास पड़ी रही, और एक बीजेपी के बड़े लीडर जो आज मंत्री हैं, इनकी टेबल पे पड़ी रही है फाइल। हिम्मत नहीं हुई इनका नाम लेने की। आम आदमी पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा साहब, दिल्ली के बहुत बड़े इस देश के वकील भी माने जाते हैं, मंत्री हैं, उनकी टेबल पे पड़ी रही है फाइल। फाइनली वो व्यक्ति ने झक मार के कहा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है करने की, मैं अब जाके अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण को दूंगा ये फाइल। तब ये नाम निकल के आया। जिन बातों पे लोग बात नहीं करते थे, हिम्मत नहीं करते थे, उन सवालों को इस पार्टी ने उठाया। वो सवाल इस देश के अंदर उठने शुरू हुए। पेट्रोल का प्राइस कैसे होता है, गैस का प्राइस कैसे बनता है। अगर आम आदमी पार्टी ना होती, अरविंद केजरीवाल ना होते, प्रशांत भूषण ना होते, तो कोई सवाल उठाता कि गैस 4 से 8 डॉलर की कैसे हो गई? कोई सवाल उठाता कि सीबीआई डायरेक्टर किसकी हाजिरी भर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने इस देश को हिम्मत दी है वो सवाल उठाने की, जो उठाने की किसी में हिम्मत नहीं। और ये जो दीवाने हैं इस उम्मीद में काम करते हैं कि हम खत्म हो जाएं, पर ये जो सवाल हम उठा के गए हैं, ये सवाल जिंदा रहे, कोई ना कोई तो जवाब देगा। तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, चुनौती भी मिली। मैं ये सिर्फ इतना नहीं कहूंगा लोकसभा चुनाव में हमने सिर्फ हासिल ही हासिल किया। लोकसभा चुनाव के बाद हमें और इस देश को बहुत बड़ी चुनौती मिली है, और वो चुनौती है नरेंद्र मोदी। मुझे मुंबई में बोलने का मौका मिला था, पुणे में भी बोलने का मौका मिला था, तो अपनी सारी बात को दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ 2-4 सेंटेंस में अपनी बात कह देता हूं कि ऐसा मत समझिए कि नरेंद्र मोदी अचानक कहीं से आ गए हैं और अपने आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र इस देश की व्यवस्था में, जिसे कांग्रेस और कांग्रेसियों ने बनाया था, इसमें
तीन तरह की बड़ी चिंताएं थी, तीन वैक्यूम थे, तीन शून्य थे। उन तीनों का फायदा उठा के नरेंद्र मोदी यहां आए। चिंता थी कि क्या इस देश के नेता ताकतवर हैं, निर्णायक हैं, इफेक्टिव लीडरशिप इस देश में है कि नहीं। चिंता यह थी कि इस देश की ग्रोथ की किसी को फिक्र है भी कि नहीं। और चिंता यह भी थी कि इस अपने ही देश में रह के हम अपनी कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सम्मान से बात कर सकते हैं कि नहीं। नरेंद्र मोदी ने इन तीनों चिंताओं को पलट के अपनी तरफ इस्तेमाल किया। अगर आज आप नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हिंदुस्तान के सपने को बचाना है, तो इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको विरोध करने के लिए सिर्फ सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। उनका विरोध करने के लिए केवल उन पे वैसे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा जैसे कल उन्होंने अरविंद भाई पे लगाए हैं। उनका विरोध करने के लिए इन तीनों चिंताओं का हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। हमें देश के सामने नया विकल्प देना पड़ेगा। और वो विकल्प जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, राजनीति के बारे में स्वराज का विकल्प, आर्थिक विषयों पे विकास की एक नई परिभाषा का विकल्प, और संस्कृति में एक नई देशज लेकिन विविधतापूर्ण संस्कृति का संकल्प हमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है। और बड़ा मौका इसलिए है कि इस देश में सत्ता पक्ष तो मजबूत है, लेकिन आज इस देश में विपक्ष ना मौजूद है, गैर मौजूद है, दिखाई नहीं देता। विपक्ष में शून्यता है। नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई भी मुकाबला करेगा, ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तो मुकाबला नहीं कर सकती। संसद के अंदर विपक्ष करना इन्हें आता नहीं। यों भी 44 लोग हैं, कभी कभार संसद को रोक लेते हैं और कुछ नहीं आता इन्हें। और संसद के बाहर सड़क पे क्या करना चाहिए, ये तो बेचारों ने 50-60 साल से किया ही नहीं है, भूल गए। इनके हड्डी में, इनके डीएनए से बाहर निकल गया है, तो वह तो इन्हें आता नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के साथ जो कर रहे हैं और जो करेंगे, जिसकी अभी कुछ कुछ झलकियां मिलनी आपको शुरू हुई हैं। ये भूमि अधिग्रहण बिल में जिस तरह की चीजें आई हैं, जो माइंस वाले बिल में आ रही हैं, जो मजदूरों के साथ करने वाली है सरकार, उसका मुकाबला करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो झेलने की क्षमता चाहिए, वो कांग्रेस और कांग्रेसियों में तो है नहीं। और जब मैं कांग्रेस कहता हूं, उसमें आप एनसीपी और इन सब चीजों को शामिल मान लेना। ये सब कांग्रेस के घराने के परिवार के लोग हैं, तो उस एक ही थैली के हैं सब ये। तो कांग्रेस और कांग्रेस खानदान में तो हिम्मत है नहीं इसका मुकाबला करने की। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियों के नाम पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, ये मुलायम सिंह, ये लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और ये सब, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति का पॉजिटिव विरोध नहीं कर सकते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इस देश को बताने के लिए, इस देश के सामने नया एजेंडा देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। आम आदमी पार्टी को अगले 5 साल में या 4.5 साल में इस देश का सबसे ताकतवर, सबसे प्रिंसिपल्ड और सबसे ऊर्जावान विपक्ष के रूप में उभरना है। आम आदमी जैसा हो। अगले 4.5 साल में इस देश में विपक्ष में जो शून्य है, इस वक्त वैक्यूम है विपक्ष में, और अगर आप में ऊर्जा होगी, आप में अगर ऊर्जा होगी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस देश का सबसे प्रमुख विपक्ष बनने से। हमारे 4 ही एमपी संसद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष संसद के भीतर नहीं होगा, संसद के बाहर करना होगा। क्योंकि वैसे भी ये सरकार ऑर्डिनेंस से चल रही है, ये सरकार संसद के अंदर तो चल नहीं रही है, संसद के बाहर हो रहा है वहां भी। इसलिए विपक्ष भी संसद के बाहर करना होगा। और इस लैंड ऑर्डिनेंस से शुरू होते हुए हमें एक विपक्ष का, सशक्त विपक्ष की एक भूमिका लेनी होगी। तो अपनी दूसरी बात से तीसरी पे मैं आ ही चुका हूं। हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं, और अब क्या करना है। अब क्या करना है, हमें इस देश में
प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन बनके और इस देश में वैकल्पिक राजनीति का सबसे बड़ा वाहक बनना है। देखिए, वैकल्पिक राजनीति का मतलब राजनीति के विकल्प नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं करो, पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है। पहले हमारे आंदोलन में छोटी सी धारा यह भी हुआ करती थी और मुझे उससे बड़ा डर लगता था, क्योंकि राजनीति के विकल्प का मतलब है डिक्टेटरशिप को आमंत्रण। राजनीति के विकल्प का मतलब है लोकतंत्र का विकल्प, वो बड़ी खतरनाक चीज है। वैकल्पिक राजनीति का मतलब राजनीतिक विकल्प भी नहीं है। समाजवादी पार्टी गई, बहुजन समाजवादी पार्टी आ गई, कांग्रेस गई बीजेपी, बीजेपी गई कांग्रेस, ये तो राजनीतिक विकल्पों का खेल है। वैकल्पिक राजनीति का मतलब है एक ऐसी राजनीति जिसका चरित्र, जिसका विचार, जिसका संगठन, जिसकी संस्कृति आज की स्थापित राजनीति से बिल्कुल अलग हो। आम आदमी पार्टी उस तरह के एक वैकल्पिक राजनीति का नमूना बन के देश के सामने आएगी। वो बनने के लिए हमें इस देश में वैकल्पिक राजनीति का संगठन खड़ा करना है, विचार खड़ा करना है, उसके लिए ऊर्जा का संचय करना है। विचार की बात मैंने आपको कही, कई बार हमारे मन में इंपेशेंस होता है। हमारे कई साथी मुझसे मिलते हैं, कहते हैं इस विषय पे, फॉरेन पॉलिसी पे हमारी क्या पॉलिसी, अभी तक बताया नहीं आपने। आर्थिक नीति के बारे में तो बहुत बात बार बार होती रहती है। मुझे भी कई बार झुंझलाहट होती है, कभी कभी मेरे मन में भी असंतोष आता है। फिर मैं याद दिलाता हूं, यार सिर्फ 2 साल के तो हैं। किसी बने बनाए आइडियोलॉजिकल पैकेज को ले आए, उससे अच्छा है कि हम कुछ दिन बिना किसी पैकेज के जी लें। हम संघर्ष करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, जरूरत हो तो एक दूसरे से झगड़ेंगे। हम अलग अलग विचार के लोग आए हैं, एक दूसरे से झगड़ेंगे और जो विचार अंत में बनाएंगे वो भारत के लिए 21वीं सदी की नई विचारधारा होगी। बार बार पूछा जाता है आप लेफ्ट हो के राइट हो, आप ये ईस्ट हो या वो ईस्ट हो। मैं कहता हूं कौन से हैं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मैं नहीं जानता कि हम क्या हैं, पर मैं ये पक्का जानता हूं कि ये सब तो हम नहीं हैं। ये जो बने बनाए 20वीं सदी के पैकेज आए हैं, ये मार्क्सिस्ट और ये सोशलिस्ट और ये राइटिस्ट और ये फला ईस्ट और फला ईस्ट, कई किसी नाम के साथ जुड़े हुए गांधीज्म और ये किस्म, मैं कहता हूं और कुछ हम भले ही हों, इनमें से कोई रेडीमेड पैकेज तो हम नहीं। हम संघर्ष कर रहे हैं। 20वीं सदी के विचार 20वीं सदी में काम आ चुके हैं। अब 21वीं सदी को अपने लिए एक नया विचार गढ़ना होगा और ये आम आदमी पार्टी इस देश के लिए प्लेटफॉर्म है 21वीं सदी का नया विचार गढ़ने के लिए। उसकी प्रक्रिया में हम हैं। नया संगठन बनाने की प्रक्रिया में हम हैं। तो हमें क्या काम करने हैं? नया विचार गढ़ना है, नया संगठन बनाना है। सुभाष भाई ने कहा कि दिल्ली एकमात्र जगह है जहां बूथ लेवल तक संगठन बन गया है। मैं चाहता हूं 1 साल बाद सुभाष वारे ये कह सकें, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बूथ लेवल तक संगठन बन गया। बूथ लेवल तक संगठन जब तक आपका नहीं बनेगा, तब तक आप दूसरों के चरित्र पे उंगली उठाते रहिए, कहते रहिए अमर्यादित हैं, कहते रहिए रिश्वतखोर हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, कुछ भी कहते रहिए। आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबले के लिए आपको सच को ऊर्जा जुटानी होगी। आम आदमी पार्टी की हिंदुस्तान में एक ही उपलब्धि है, मैं आपके सामने सच कह रहा हूं और ये मुझे पता है कैमरा वैमरा लगा हुआ है, फिर भी कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम इस देश के सबसे पहले ईमानदार लोग आए हैं। हमसे पहले भी ईमानदार लोग आए थे और जो कहते हैं ना, मुझसे बेहतर कहने वाले बाद में भी आएंगे। आम आदमी पार्टी की अगर उपलब्धि है अगर, तो ये है कि हिंदुस्तान में सच्चाई को ताकत के साथ जोड़ने वाली शक्ति पैदा की है हमने। और वो ताकत कहां से आएगी? आपके बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। बूथ लेवल पे सच्चाई की ताकत पैदा करना, वो उपलब्धि है इसकी। इससे पहले संत कई थे, पहले बहुत बेहतर संत थे।
तो सच्चाई की ताकत हमें हर बूथ पे पैदा करनी होगी। ये संगठन हमें खड़ा करना होगा। मानव भाई बैठे हैं, आपको जिम्मेवारी मिली है यहां तमाम तरह के दूसरे संगठन खड़ा करने की। किसानों का किसान आंदोलन इंतजार कर रहा है एक नए किस्म के किसान आंदोलन की। इस देश का श्रमिक आंदोलन पुराने तरह के श्रमिक आंदोलनों से तंग आ चुका है। उसे एक नए किस्म के न्यू जनरेशन ऑफ लेबर मूवमेंट की इस देश में जरूरत है। इस देश में विद्यार्थियों के पुराने किस्म के संगठन थक गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब एक नए किस्म का विद्यार्थियों का संगठन खड़ा करने की जरूरत है। और इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों के मंच पे साड़ी बैठ के शोभा बढ़ाने वाले महिला संगठन अब खत्म हो चुके हैं और खत्म हो जाने चाहिए। अब इस देश में नारियों का एक ऐसा संगठन बने जो नारी के महत्व को, उसके विचार को, उसके नेतृत्व को इज्जत देता हो, उसको सम्मान देता हो। ये सब करने की हमारे पास जिम्मेवारी है। तो संगठन बनाने की जिम्मेवारी है, विचार बनाने की जिम्मेवारी है, लेकिन ये सब करने के लिए हमें स्पेस कहां से मिलेगा? अपनी ऑर्बिट को थोड़ा और ऊपर बढ़ाने से मिलेगा। इस टाइम हम एक ऑर्बिट में हैं, इसमें परमानेंटली इस ऑर्बिट में नहीं रह सकते, धीरे धीरे करके वो चीज नीचे आती है। इसलिए अब आपको एक रॉकेट और फायर करके अपने आप को ऊपर वाली ऑर्बिट में ले जाना है, और वो मौका है दिल्ली के चुनाव का। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहूंगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई जनसभा नहीं है। मैं अपने साथियों को पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, मैंने 20-25 साल और कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही धंधा किया है। मैंने चुनाव देखना और दिखाने का धंधा किया पूरे देश को। मैं इस कमरे में आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतिहास रचने की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने लोकसभा के चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, क्योंकि हमें पता था लोकसभा के चुनाव में हमारी चुनौती दूसरी थी। वो एक अपना नेम रिकॉग्निशन बढ़ाने की चुनौती थी। और आज से 2 महीना पहले भी मैं कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा डेफिसिट था जो हमें कवर करना था। बहुत पीछे थे भाई। लोकसभा चुनाव में हमारी बहुत बुरी हार हुई थी दिल्ली में। लेकिन पिछले 6 महीनों में अरविंद भाई के नेतृत्व में दिल्ली की इकाई ने, दिल्ली के संगठन ने कमाल का काम किया है। हम सबको सलाम करना चाहिए उस संगठन को। कमाल का काम किया है उन्होंने। और पिछले 4 हफ्ते में अब जो मयंक भाई कह रहे थे, अब शिफ्ट होना शुरू हो। एक बार एक क्रिटिकल टिपिंग सा मोमेंट आता है जिसमें यूं एकदम झुक जाता है। स्थिति ये थी कि दिल्ली के जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनमें हमारी पार्टी पहले से ही आगे थी। लेकिन मध्यम वर्ग और ये जो ओपिनियन मेकिंग क्लास है, उसमें हम बहुत पीछे चल रहे थे। और शुरू में तो इतने हॉस्टाइल थे कि सवाल पूछो तो वो काटने को दौड़ते थे। ऐसी स्थिति थी, हमें याद है, वो सब भी दिन हमने देखे हैं। लेकिन पिछले 3-4 हफ्ते से माहौल बदला है। मैं ये दावा आपके सामने आज भी नहीं कहूंगा कि मिडिल क्लास में हम नंबर 1 हो गए हैं, शायद अभी भी हम नहीं हुए हैं। लेकिन अब वहां मुकाबला शुरू हो गया। पहले हम मुकाबले में भी नहीं थे। और मिडिल क्लास में अगर हम मुकाबले में भी रहते हैं तो बाकी 65% दिल्ली के जो लोग हैं वो हमें चुनाव जितवा देंगे। वहां हमें बस बराबर करने की जरूरत है। वहां हम अगर कुल मिला के बराबरी पे भी मामला छुट गया तो दिल्ली के 2/3 लोग तो गरीब लोग हैं। दिल्ली के गरीब लोग आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। लेकिन मिडिल क्लास से हमें न्यूट्रलाइज करवाना पड़ेगा, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है पिछले 4 हफ्ते में। और उस प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा मोड़ कल आया। मेरा बस चले तो मैं प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भिजवाता हूं। कल हम सब लोग सुबह 12 बजे बैठ गए। और सच बात है कि मैं भी थोड़ा नर्वस था कि अगर कोई 1-2 मेजर अनाउंसमेंट आ गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में, केंद्र सरकार उनके हाथ में है और वो कोई अनाउंसमेंट कर सकते थे। स्टेट हम बैठ के कर रहे थे, स्टेट हाउस की अनाउंसमेंट आ गई तो क्या करेंगे हम।
इत्यादि। लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पे निकलते हैं तो आपको अचानक पता नहीं कहां से मदद मिल जाती है। कल ऐसा ही दिन था। एक रैली की सफलता 3 चीजों से नापी जाती है। एक, शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा था हम दिखा देंगे। पिछले 4 हफ्ते से हम ऊपर उठ रहे थे और मेरा तो काम है इन चीजों को मॉनिटर करना, तो मैं आपको बता सकता हूं 4 हफ्ते से हम कॉन्स्टेंटली ऊपर उठ रहे थे और हम सब लोग कह रहे थे कि जब मोदी प्रचार में उतरेंगे और जब अमित शाह की मशीनरी उतरेगी, जब पैसा उतरेगा, बेशर्मी उतरेगी, तब हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। तो कल पहला उसका इम्तिहान था, शक्ति प्रदर्शन था और बीजेपी ने कहा था 1.25 लाख लोग हम वहां पे उतारने वाले हैं। 2800 बसें उन्होंने हायर कर ली थी, दिल्ली की हर बस को उन्होंने हायर कर लिया था और कुल मिला के जमीन पे, हम नहीं कहते, पत्रकारों ने टेलीविजन पे बोला है, आज सुबह दिल्ली के हर अखबार में लिखा है, 25 से 30 हजार लोग वहां पे आए और जो आए वो रेस्पॉन्सिव नहीं थे। आपको टीवी के ऊपर बीच बीच में जो मोदी मोदी सुन रहा था, वो उसके ऊपर वॉइस सुपर इंपोज की हुई थी फुटेज पे, वो जमीन से नहीं आ रही। ये इसी तरह के खेल करते हैं, हमें पता होना चाहिए। कोई भी, आप हमारे कार्यकर्ताओं को सच पता होना चाहिए। बीजेपी की रैली में जनता के जो शॉट आपको दिख रहे थे, वो कोई चैनल के पास अपना कैमरा नहीं था, वहां किसी चैनल को परमिशन नहीं थी अपना कैमरा ले जाने की। बीजेपी अपने कैमरा लेके अपनी पसंद के क्राउड को दिखा के सारी चैनलों को वो फुटेज सप्लाई कर रही थी और सारी चैनल जी हुजूर करते हुए उस फुटेज को चला रही थी। अगर आपने चेक करना हो, अगली बार कोई रैली हो मोदी जी की, 4 अपने चैनल अपने सामने खोल लेना, चारों में हूबहू वही फोटो आपको दिखाई देगी। और कल फाइनली एक चैनल ने माना और उसका मैं सम्मान करता हूं, एबीपी ने फाइनली रन करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से। ये सारी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये 100% फैक्ट है। नरेंद्र मोदी की किसी भी रैली में किसी भी इंडिपेंडेंट चैनल को अपना कैमरा लगाने की परमिशन नहीं होती। नरेंद्र मोदी का क्या चेहरे का एंगल होगा, ये नरेंद्र मोदी का मीडिया मैनेजर तय करता है, इस देश की कोई चैनल तय नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद इस सच को वो झुठला नहीं सके कि जनता ने रेस्पॉन्स नहीं किया। दूसरा, रैली में क्या होता है, रैली में आप नेता को स्थापित करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, पता लगता है कि अब से इस संगठन को ये व्यक्ति लीड करेगा। कल कौन व्यक्ति प्रोजेक्ट हुआ? 2 लोग हुए साहब, कोई नहीं मत कहिए। एक वेंकैया नायडू। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा दिल्ली को जो व्यक्ति सबसे अच्छा जानता है उसका नाम है वेंकैया नायडू। इसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने वाले। यही हुआ, दिल्ली के एक नेता के बारे में उन्होंने एक वाक्य नहीं बोला तो वेंकैया नायडू स्थापित हुए। और दूसरे व्यक्ति जो स्थापित हुए, जो मंच का संचालन कर रहे थे, उनका नाम है रमेश बिधूड़ी। मैं उनके बारे में ज्यादा किस्से बताने लगूंगा तो ये मंच थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप पता कर लीजिएगा, दिल्ली में कोई कुछ भी जानता है तो उससे पूछना है रमेश बिधूड़ी कौन है और क्या करते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये जो तीसरी चीज होती है रैली में कि आप एक नया विचार स्थापित करते हैं, आप नया एजेंडा देते हैं, नया पॉलिसी देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, इसीलिए रैली होती है। कल पता नहीं क्या हुआ, प्रधानमंत्री बहुत उखड़े उखड़े से थे, आपने देखा होगा। बोलने से पहले तो खास तौर पे बहुत ही उखड़े थे, बीच बीच में 5-7 मिनट के लिए फिर उनमें वो ऊर्जा आ गई थी, फिर फुस हो गए थे। मैं सोच रहा था किस बात पे नाराज, किस बात पे हैं? क्या मंच पे जो लोग बैठे हुए थे उनसे नाराज थे? क्राउड नहीं आया इस बात से दुखी थे? या कि पहली बार लगा कि जो हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में हो गया, जम्मू में हो गया, यहां शायद नहीं हो। जिसको हिंदी में कहते हैं उनको अपनी तोड़ मिल गई है, अपनी काट उन्हें दिखाई दे रही थी और वहां आत्मविश्वास हिल रहा था। कोई एजेंडा नहीं आया, दिल्ली के किसी बड़े सवाल पे कुछ नहीं बोले,
और प्रधानमंत्री की गरिमा से नीचे होकर के कई बातें बोले। कहा कि जिन लोगों को जो काम आता है उनको वो काम देना चाहिए, जिन लोगों को धरना आता है उन्हें धरना करने देना चाहिए। मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी ज्यादा जोर से मत बोलो, लोग कहेंगे जिसे भाषण आता है उसे सिर्फ भाषण देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश में झूठ की फैक्ट्री चल रही है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सच्ची बोली है हमारे प्रधानमंत्री, और उनसे बेहतर कौन जानता है। 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डिपॉजिट होने वाले थे। आपने अच्छा कहा, असत्य के प्रयोग, असत्य के प्रयोग तो वहां हो रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री चल रही है, गरिमा से नीचे। और उन्होंने पूछा कि इस देश में आज तक कोई नेता हुआ है जिसने अपने आप को अराजकतावादी कहा हो। मैंने मीडिया को कहा जी हुआ था, वो गुजरात से ही था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। भूल गए। प्रधानमंत्री किताबें नहीं पढ़ते तो देश को बड़ा नुकसान हो जाता है। अपने राज्य की तो पढ़ लिया करें कम से कम। तो खैर ये तो सब हंसी मजाक की बात है। जो खूबसूरत क्षण था कल का वो ये था कि प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा से 4 तले नीचे उठ के बोल रहे थे। और जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं किसी व्यक्तिगत आक्षेप का ना तो जवाब दूंगा ना उन पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की शिक्षा के बारे में बात करूंगा, स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा, रोजगार के बारे में बात करूंगा, महंगाई के बारे में बात करूंगा, भ्रष्टाचार के बारे में बात करूंगा, बिजली और पानी के बारे में बात करूंगा। उसके बारे में किसी ने बात करनी है तो कर लीजिए। मयंक भाई आप गलत कह रहे थे। मयंक भाई ने कहा कि बीजेपी ने 30 करोड़ लगाया और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 3,000 रुपए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चला दिया। संयोग यह कि मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे पास चाय बनाने के लिए उस टाइम पत्ती और चीनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा तो वो आया मेरे पास कि सर ये तो चाय नहीं पिला सकते इन पत्रकारों को। मैंने कहा छोड़ो ना यार, कौन चाय पिलाएगा इनको। तो हमने प्योर फोकट में किया है वो काम। 30,000 रुपए टोटल फोकट। तो साहब हमने टोटल फोकट में किया था वो काम, एक पैसा नहीं। चाय भी नहीं, हम आमतौर पर उनको कागज के मग में चाय पिला देते हैं, कलम वो भी नहीं पिला पाए मीडिया वालों को। तो टोटल फोकट में हमने अपना काम किया था। एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ केजरीवाल थे। दिल्ली देख रही थी, पूरा देश देख रहा था। आपका ये जो पोस्टर कहता है फर्स्ट दे इग्नोर यू। शीला दीक्षित कहती थी ना अरविंद केजरीवाल कौन है, मैंने तो नाम नहीं सुना। कुछ महीने बाद सुन लिया, फिर उन्होंने नाम। Then they laugh at you. भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, ये भी स्टेज थी। Then they fight with you. कल वो स्टेज आ गई। बीजेपी के सारे नेता उस पूरी रैली के ऊपर एक भूत मंडरा रहा था, आम आदमी पार्टी। हर कोई गुस्सा था, हर कोई कुछ कह रहा था। और फिर क्या होता है? Then you win. Then you win. तो दोस्तों then you win. बस अब 4 हफ्ते हैं और ये 3 शब्दों को हमें सार्थक करना है, लड़ेंगे और मैं पूरा आपको भरोसे से आपकी आंख में आंख डाल के कह रहा हूं। मैं पार्टी की तरफ से मेरा काम है इन चीजों को मॉनिटर करना, और बिना सोचे और बिना आंकड़ों के कुछ बोल नहीं रहा हूं और ज्यादा बोलूंगा नहीं। पर हम दिल्ली में इतिहास बनाने जा रहे हैं, बस आपको मानना है। तो दोस्तों मिलके मेरे साथ कहिए, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद योगेंद्र भाई। दो मिनट बैठिए प्लीज, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। आज के बाद आप लोग एक काम कीजिएगा, हमें किसी की सफलता पाने है तो 2 चीज करनी पड़ती है।
50% अपना जो एफर्ट लगाना है। और दूसरी बात जो है, सब जन बैठिए प्लीज, सब जन बैठिए, 2 मिनट। दूसरी बात, आज से दोस्तों सम्मेलन जारी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसकी गरिमा बनाए रखें। और मैं यहां से नहीं जा रहा हूं, सब साथियों से मिलकर रात 8 बजे निकलूंगा, लेकिन आप बैठ जाइए। आज से आप एक काम कीजिएगा, सवेरे मंदिर जाइए या मस्जिद जाएंगे, चर्च में जाएंगे, एक बार दुआ सिर्फ मांगना कि दिल्ली जीतना है, दिल्ली जीतना है। नहीं तो हम इलेक्शन तक हम सोएंगे नहीं, हम सिर्फ सोएंगे, सिर्फ दिल्ली में सोएंगे, बंबई में नहीं, पुणे में नहीं। अभी वोट ऑफ थैंक्स करेंगी आबा जी। थँक्यू सो मच. आता मला एक 2च मिनिटं बसा प्लीज, 2च मिनिटं बसा. कारण आजचा हा जो अतिशय सुंदर कार्यक्रम झालेला आहे त्याच्यासाठी पुण्याच्या टीमनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. मी जरी पुण्यात राहत असेल तरी मला आता महाराष्ट्राची सेक्रेटरी आहे म्हणून पुण्याच्या टीमचं कौतुक करायचं आहे, मला त्यांचे आभार मानायचे आहे. तर ज्या व्हॉलंटियर्सनी याच्यासाठी खूप म्हणजे गेले कित्येक दिवस अक्षरशः रात्रंदिवस कष्ट घेतले त्यांना मी स्टेजवर बोलावते. सगळ्यांची नावं घेण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. 1-2 नावं राहिली असतील तर त्यांनी समजून घ्यावं ही विनंती. आशुतोष, सुहास, आरिफ भाई, विकास, तन्मय, इंद्रनील आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कैप्टन दास. आज कैप्टन दास की वजह से आप ये जो सब देख रहे हैं, सब पोस्टर, सब कुछ दास की वजह से है. ये सब मंगेश, मोहम्मद भाई, आणि राजेश, निमेश जी, इंद्रनील, वंदन, संदीप सोनावणे या सगळ्या टीमनी खूप मेहनत घेतली. आणि आज सुद्धा रजिस्ट्रेशन डेस्कवर बसलेले मुजुमदार काका, गायकवाड आणि पानसे काका जे इतके दिवस या कार्यक्रमासाठी मेहनत घेत आहेत त्या सगळ्यांचे मला आभार मानायचे. आणि आज सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला आभार मानायचे आहेत ते योगेंद्र यादवजींचे. कारण आज ते आपल्यासाठी दिल्लीहून आले. त्यांच्या भाषणाने, मयंकच्या भाषणाने आज आपल्यामध्ये जी ऊर्जा निर्माण केलेली आहे, जी चेतना निर्माण केलेली आहे त्याला तोडणे. आपण नक्कीच दिल्ली जिंकणार आहोत. आणि नुसती दिल्लीच नाही तर आता व्यवस्था परिवर्तनाचं आपलं जे स्वप्न आहे ते नक्कीच साकार होईल. आता यानंतर एक मिनिट फक्त. मगाशी जे सगळे प्रश्न आलेले त्याच्यामध्ये अनेक कार्यक्रमांच्या बद्दल सुचवले गेलेले स्लम रिहॅबिलिटेशन SREच्या संदर्भामध्ये वगैरे हे सगळे प्रश्नांचं तुम्ही जाणताय की वेळेच्या अभावी फक्त उल्लेख करता आला नाही, परंतु आम आदमी पार्टी या सगळ्या सेन्सिटिव्ह प्रश्नांच्या बद्दल SRE पासून निश्चितपणे हातात घेईल. आणि एक वेगळी सिस्टीम आपण डेव्हलप करत आहोत कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची. सोशल मीडियावरती सुद्धा तुमचा कुठलाही प्रश्न अनुत्तरित राहणार नाही याची एक काळजी आम आदमी पार्टी निश्चित घेईल. इथून पुढच्या काळामध्ये ही सिस्टीम आपण डेव्हलप करत आहोत. आपण राष्ट्रहितासाठी उभे राहायचं. मुंबई से जो भी लोग आए हैं सब अपना अपना बस में बैठे, बस चेंज नहीं करना प्लीज, ये विनंती है प्लीज.
तसं जाऊ नका. राष्ट्रगान झाल्यानंतर चहा पान सुद्धा होईल, तेव्हा चहाची सोय केलेली आहे. चहा पिऊन मगच जा. आणि आता आपण राष्ट्रगीताला सुरुवात करूया. साथ सावधान होगी, सावधान. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर.
स्टेजच्या डाव्या बाजूला आहे. स्टेजच्या डाव्या बाजूला. असंच राहिलं ते म्हणजे 2-2 मिनिटांवर कोणतरी भेटतंय ना मला. मारुती कारमध्ये कोणी आहे का? तर मला ते 2 मिनिटं लिहून ठेवायचे. फुल तर नाही आहेत पण काही ना काहीतरी आहे त्या. नाही तर काउंट करून ठेवले. वेटच करायचं नाही चला विषय अरे वापस पुनः आने के जैसा रखो उनको।
कैप्टन दास एक स्टेजच्या बाजूला आहे. इधर आइए कैप्टन जी. थोडा गोरा आहे, जास्त गोरा आहे, पण मला थोडासा झलक दिसली त्याच्यात पाटेकरांची. मी दिल्लीला कधी गेलो नाही आता. उमेशचं परमिशन भेटलं तर एक 8 दिवस फिरून येतो दिल्लीत. कशासाठी? प्रचार म्हणून पण आणि एक स्टडी म्हणून. दिल्ली भारताची आर्थिक राजधानी आहे. मला बऱ्याच जणांनी सांगितलं फिरून ये. तर तिथं मात्र जो आता गोठले 2 पर्यंत गेले. प्रिकॉशन घेऊन गेलं, अंगावर व्यवस्थित घेऊन गेलं, कानात कलाकाराची सामाजिक जबाबदारी खूप महत्त्वाची असते, कारण त्यांचं मन संवेदनशील असतं.
दा प ग सरी रे ग म दा प ग सरी रे ग म दा प द नी सा रि नी सा दा प द नी सा रि नी सा दा प प द म ग रि सरी प द म ग रि सरी दा प ग सरी रे ग म दा प ग सरी रे ग म दा प ग सरी मगर रे ग म दा प ग सरी